ये बिहार दरोगा का जो फर्स्ट शिफ्ट है, जो 26 तारीख को हुआ था, 26/12/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट का हम लोग बायोलॉजी कर चुके हैं, फिजिक्स भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का जो बायोलॉजी है ये बचा हुआ है। इसका सवाल हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। पहला सवाल है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीना-माटा रोग का कारण बनती है। निम्न में से पानी में कौन सी मीना-माटा रोग का कारण बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा साहब इसका, आंसर हो जाएगा साहब इसका पारा, मरकरी हो जाएगा। आंसर पारा हो जाएगा। मीनी माता अलग होता है, मीना माटा अलग होता है, ठीक है। मीनी माता में क्या होता है, छोटा छोटा क्या निकल आता है, फुंसी के टाइप का निकल आता है। लेकिन इसमें ये वो नहीं होता है, इसमें होता है क्या कि हाथ पैर जो है ना टेढ़ा हो जाता है, सब लकड़बग्घा के जैसा, ऐसे में इस तरह से। चलिए चलिए साहब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका हम लोग देख लेते हैं। पारा या मरकरी इसका आंसर होता है धातु, मरकरी धातु मीना माटा रोग का क्या बन जाती है, कारण बनती है। अब देखिए क्योंकि ऑप्शन में और भी बीमारी दिया हुआ था, और भी ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं उससे कौन सी बीमारी हो सकती है। तो एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। देखिए एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस नामक, क्योंकि ये जल में घुला हुआ रेशा होता है जिसके कारण ऐसा होता है। पेयजल में यानी पीने वाला जल में, पेयजल में यदि नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो बच्चा में क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है मतलब बच्चा के जो ब्लड है ना, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की जो ही कमी हो जाती है तो बच्चा का रंग नीला पड़ जाता है, ब्लू पड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए करके इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। बाकी सिंड्रोम के बारे में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, ये सब पढ़ाए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम, ये सब पढ़ाए हुए हैं। तो ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण शिशु का त्वचा का रंग कैसा पड़ जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है साहब। तो ये किसके कारण? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। देखिए पोटेशियम की अधिकता के कारण, कैल्शियम की अधिकता के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण, कैल्शियम की अधिकता के कारण, सोडियम की कमी अधिकता, मतलब सारे चीज़ के बारे में हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं साहब। चलिए बस यही है कि आप लोग कितना आत्मसात कर पाते हैं, डिपेंड उस पर करता है। चलिए उसके बाद है कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से, क्योंकि ऑप्शन में कैडमियम भी दिया होता है शायद, तो कैडमियम की अधिकता से इटाई कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है। मतलब हड्डी कमज़ोर होना एवं किडनी क्या हो जाना, फेल हो जाना। हड्डी कमज़ोर हो जाता है और किडनी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी को क्या बोलते हैं, इटाई। और ये किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम की अधिकता के कारण होता है, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस मतलब दांत एवं हड्डियां क्या जाती है, टेढ़ी हो जाती है। दांत भी टेढ़ा हो जाएगा, हड्डी भी टेढ़ा हो जाएगा। दांत जो हो जाएगा ना बंसी के जैसा हो जाएगा, मछली फंसाते हैं ना वैसा टेढ़ा हो जाएगा घूम के, ऐसा नहीं बात है, इस तरह से। और इसके साथ साथ हड्डियां भी क्या जाती है, बिल्कुल सी टेढ़ी हो जाती है। तथा आर्सेनिक की अधिकता के कारण आर्सेनिक की अधिकता के कारण क्या जाता है, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। अब देखिए सीसा युक्त जल के प्रयोग से अनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी तथा मसूड़ों में क्या जाता है, नीलापन दिखाई देने लगता है साहब। ये सब किसके कारण, सीसा के कारण होता है साहब। अनीमिया हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, मांसपेशी में कमजोरी महसूस होने लगेगा, मसूड़ा क्या जाता है, नीला हो जाएगा, ठीक है साहब, नीलापन दिखाई पड़ेगा। चलिए साहब क्या बोले, हाँ एकदम दिखावेंगे, रुकिए। देखिए ये देखिए मीना माटा, देख लीजिए किस तरह से ऐसे घूम गया है, देख रहे हैं ना। उंगली क्या हो गया है, टेढ़ा हो गया, हाथ पैर क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, देख रहे हैं किस तरह से ऐठ गया है। चलिए उसके बाद देखिए ये जो आपको देखा रहे थे एस्बेस्टोसिस, ये फेफड़ा को, एस्बेस्टोसिस जो होता है ना ये फेफड़ा को ग्रसित करता है। फेफड़ा जो होता है इससे प्रभावित होता है। ये जो धब्बा वाइट देख रहे हैं ना, ये इन्फेक्शन है। जितना भी वाइट देख रहे हैं ना, ये इन्फेक्शन है पूरी तरह से। फेफड़ा में देख रहे हैं वाइट धब्बा, ये सब पकड़ लिया है, समझ रहे हैं ना। और इससे क्या हो जाती है, इससे मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसा में इससे मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। जितना भी आप देख रहे हैं वाइट जैसा, ये सारे धब्बा जो जितना आपको दिख रहा है ना, ये सारे इन्फेक्शन है, देख रहे हैं ना, सारे ये इन्फेक्शन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते साहब, ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम।
आप देखिए कि बच्चा का रंग देख रहे हैं ना, क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो गया है, ऑक्सीजन कहते हैं ये, हाँ ऑक्सीजन की कमी रक्त में हो गया तो ये क्या हो गया, देख रहे हैं ना, ब्लू। चेहरा क्या हो गया इसका, त्वचा बिल्कुल ब्लू सा पड़ गया है, नीला पड़ गया चेहरा, ये हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है साहब, ये किसके कारण हो रहा था ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑक्सीजन की कमी के कारण। और कौन सी बीमारी कहलाती थी ये, कौन सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद ये देखिए साहब, ये तो है स्किन कैंसर, ये तो है स्किन कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर जिसको बोलते हैं। लेकिन अभी ब्लैक फुट बताए थे ना आपको, ब्लैक फुट डिजीज, देख रहे हैं पैर में क्या हो गया है, ब्लैक धब्बा, धब्बा नहीं फोड़ा हो गया, देख रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका ब्लैक फुट डिजीज। ठीक है साहब, और ये जो कैंसर है ना, यही ब्लैक फुट डिजीज जो स्किन में होता है, बाद में जाकर के यही कैंसर के रूप में कन्वर्ट भी हो सकता है। जो जिस तरह से अगर पैर में हुआ तो ये ब्लैक फुट कहलाता है, और शरीर के किसी दूसरे अंग में हो गया तब ये कहलाता है स्किन कैंसर के रूप में ये निकल आता है। ठीक है साहब, चलिए उसके बाद देख लेते लास्ट में फ्लोरोसिस। देख लीजिए दांत की स्थिति, देख रहे हैं ना, दांत देख रहे हैं साहब कैसा हो गया, तो ये है हड्डी टेढ़ी हो जाती है, हड्डी देख लीजिए और दांत देख लीजिए। ठीक है, ये है फ्लोरोसिस। ठीक है साहब, उसके बाद देखिए इटाई में क्या बताए थे, हड्डी कमजोर हो जाता है, किडनी फेल हो जाएगा। देख लीजिए हड्डी इस प्रकार से हो गया कि बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा हड्डी पे, देख रहे किस तरह से घूम गया, ये देख लीजिए कितना कमजोर हो गया, देख लीजिए किस तरह से स्पाइनल घूम गया है, देख रहे हैं इस तरह से, क्लियर है ना। चलिए साहब, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर इसका स्टीमिंग हो जाएगा। ठीक है, इडली जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टीमिंग के द्वारा, यानी भाप। स्टीमिंग मतलब क्या होता है, भाप। इसी प्रक्रिया, भाप प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है साहब, बस इसमें हाँ केवल इंग्लिश दिया हुआ है, भाप भी दे सकता था। ठीक है साहब, इसलिए करके बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, एक गृह विज्ञान का सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम डाले कुछ नहीं है। चलिए बस इसको इतना ही ध्यान में रखिए, सवाल देख लीजिए। चलिए, दूध में उपस्थित शर्करा है, क्या जाएगा आंसर, बिल्कुल सही, दूध में उपस्थित जो शर्करा होता है वो होता है आपका लैक्टोज। चलिए साहब, इससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट्स है थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा जो होता है वो क्या होता है, लैक्टोज होता है। दूध में दो सेकेराइड पाए जाते हैं। ठीक है, दो इकाई मौजूद होती है, जिसमें कौन होता है, ग्लूकोज होता है और कौन होता है, ग्लैक्टोज होता है। दोनों दो सेकेराइड्स है, अलग अलग सेकेराइड्स, एक है ग्लूकोज सेकेराइड्स और है ग्लैक्टोज सेकेराइड्स। और आपको बताए थे कि सेकेराइड्स है तो ग्लूकोज कौन सा सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये सब बताए थे ना। तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक है साहब, क्योंकि हम लोग लगता है सेकेराइड से जुड़ा हुआ, देख लीजिए 2-3 सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। 2-3 सवाल सेकेराइड से है ना, इससे पहले भी आया था, जब जिस समय बताए थे उस समय भी आया था। तो 2-3 सवाल यहाँ से आ रहा था, इसीलिए करके जो सवाल रिपीट बार बार हो रहा है साहब, उस टॉपिक को एकदम जा करके पढ़िए। ऐसे सेकेराइड से वाला टॉपिक तो लगभग हम क्लियर करवा ही दिए थे। चलिए, सुक्रोज को इनवर्ट शुगर के रूप में भी जाना जाता है। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है साहब, बस वन लाइनर के रूप में इसको याद रखिएगा। जब दूध को दही में डाला जाता है, जब दूध को दही में डाला जाता है या दूध में दही को डाला जाता है, तो इसकी चीनी ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाती है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसकी जो चीनी होता है, शर्करा जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किस में, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तब ये दही का रूप लेता है। जैसे कि आप देखिएगा कि दूध जब होता है तो दूध में थोड़ा सा पहले हम दही डालते हैं, थोड़ा सा डालते हैं ना, तब वो पूरी तरह से दही बन पाता है। क्यों, क्योंकि जब उसमें डालते हैं ना दही तो होता क्या है कि उसका जो चीनी है ना, जो उसमें शर्करा होता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत होने के बाद वो लैक्टिक एसिड बना लेता है, और लैक्टिक एसिड बना तभी तो दही बन पाएगा। ठीक है साहब, चलिए, दूध से दही का बनना क्या है, एक किण्वन की प्रक्रिया है। किण्वन की प्रक्रिया, जिस तरह से आपको इडली की प्रक्रिया पूछ दिया, उसी तरह से हो सकता है कि दूध से दही का बनना, और ये चीज़ें पहले भी हम बताए हैं। चलिए अब देखिए किण्वन क्या है, ये भी पहले बताए हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। आप देखिए दूध क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। आपको पता है किसके द्वारा, कौन सा, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है ना। उसके कारण क्या होता है, ये सरल यौगिक में कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। दूध को दही में बदलने में
रेनिन एंजाइम क्या करता है, मदद करता है। रेनिन एंजाइम दूध को दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। साहब इतना पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, किससे, दूध से जुड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण, कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का रंग उजला जो होता है किसके कारण होता है, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। दूध होता है कोलाइडीबिलियन है, दूध क्या है, कोलाइडीबिलियन है, एवं क्या है, पायस यानी इमल्सन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमल्सन का उदाहरण है। कोलाइडीबिलियन है और कोलाइडीबिलियन कई प्रकार के होते हैं, कोलाइडीबिलियन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। तो कोलाइडीबिलियन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उस प्रकार में एक है पायस या इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सन, ठीक है साहब। और दूध इसी का एग्जाम्पल है। और याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या दूध एक क्या कहते हैं, नहीं दूध एक क्या संतुलित आहार है, क्या स्पेशल नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की क्या होती है, कमी होती है, इसीलिए करके पूरी तरह से संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि दूध में विटामिन सी का क्या होता है, अभाव होता है। चलिए कोलाइडीबिलियन के गणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर cm तक होता है, तथा इसे इसके कणों को छन्ना पत्र के द्वारा क्या जाता है, आर पार हो जाता है। हम इसको छान नहीं सकते, इसका कण क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। और दूध में आपको पता है कि 85 से 90% तक क्या होता है, जल होता है। क्लियर है साहब। तो ये पॉइंट हमको लगता है कि पहले भी सारे बताए हुए हैं ना। चलिए अगर हम चाहते तो लिख देते बगल में कि दूध वाला फलाना सवाल में चल जाइए, लेकिन इस सेट से नहीं, लेकिन 19 वाला से सब कहानी होगा, हाँ अभी नहीं। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, को क्या कहा जाता है। आपको नहीं लगता है कि 3 बार हम पढ़ चुके हैं ना। चलिए 3 बार कम से कम हम लोग पढ़े हैं ये, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सहभोजिता। और इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताए थे ना। और शायद यहाँ से हम लोग टेस्ट में भी सवाल दिए थे, ना। चलिए साहब सहभोजिता हो जाएगा साहब। फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सहभोजिता यानी एपिफाइटिज्म, सहभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, मतलब ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। जैसे कि आर्किड का पौधा, उस समय यही सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है सो जीव सहभोजिता के रूप में जो है सो अपना भोजन ग्रहण करता है या उत्पादित होता है। क्या था उस समय, आपका आर्किड था। आर्किड बड़े बड़े वृक्षों के शाखाओं पर उगते हैं तथा वातावरण से नमी प्राप्त कर भोजन क्या करता है, स्वयं बनाते हैं। सहजीविता बताए आपको, जब दोनों पौधे एक दूसरे पर क्या हो, एक दूसरे को लाभ पहुंचाता हो, दोनों अगर लाभ पहुंचाए तो सहजीविता, मतलब साथ में जिए साथ में मरे तो सहजीविता। ऐसा एक तरफा अगर हो ऐसा में तो सहभोजिता, ऐसा बात एक तरफा हो तो सहभोजिता, दोनों तरफ से हो सहजीविता, ऐसा बात है। उसके बाद देखिए मृतोपजीविता, इसको मृतोपजीविता क्या होता है, जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिज्म। वे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मृतोपजीविता। जैसे क्या हो जाएगा, राइजोपस, कुकुरमुत्ता, पेनिसिलियस, ठीक है। ये सारे कुछ कीटभक्षी पौधे भी हैं, उसको भी याद रखेंगे। घटपर्णी, नेपेंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेडेसिया, ठीक है, कुलेडिया। चलिए हाँ, चलिए साहब इतना याद रखें क्योंकि सब पहले करवाए हुए, इसलिए अगर ज़्यादा इस पर कुछ हम बोलेंगे नहीं। चलिए साहब, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, बताइए। उत्पादक का, प्राथमिक उपभोक्ता का। देखिए ये सवाल आपको कहाँ से आ रहा है, EVS से आ रहा है, ठीक है। पर्यावरण और क्या कहते हैं इस पारिस्थितिकी है, उससे यहाँ से सवाल आया है। चलिए साहब बताइए आंसर क्या आ जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा अपघटक। सबसे अधिक जो होता है ना खाद्य श्रृंखला में संख्याएं होती है अपघटक का होती है, क्योंकि अपघटक अगर अधिक नहीं हुआ तो इतने जीव जंतु जो होंगे ये जब मरेंगे या जिंदा भी है तो इसको घटित कौन करेगा, मतलब टुकड़ा में बदलेगा कौन, समझ रहे। अपघटन नहीं होगा तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा ना। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई जानवर या कुत्ता बिल्ली जो भी हो, अगर वो मरता है ना तो फिर क्या होता है, सड़ता है गलता है, सड़ता है गलता है, कैसे गलता होगा, कोई ना कोई सूक्ष्म जीव उसको अपघटित करता होगा, तोड़ता होगा तभी ना। चलिए साहब इसीलिए करके उसकी संख्याएं अधिक होती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक की संख्याएं क्या होती हैं, सबसे अधिक। अपघटक में जीवाणु आते हैं,
कवक आते हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव शामिल हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का महतर कहते हैं। क्या कहते हैं? महतर कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया? अभी आप जस्ट बताया आपको कि कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, कोई पेड़ पौधा गिर गया, तो सूक्ष्म जीव उस पर लग के क्या करता है? उसको धीरे धीरे करके अपघटित कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको भोजन भी मिल जाता है, वो अपघटित कर देता है, तो फिर पृथ्वी क्या जाती है? साफ हो जाती है। अगर सूक्ष्म जीव अधिक नहीं होगा, क्योंकि अब इतना एकदम सूक्ष्म जीव जीवाणु की बात कर रहे थे कि कितना छोटा होगा, अगर इसकी संख्या अधिक नहीं होगी, सबसे अधिक नहीं होगी, तो आप समझिए कि एक बिल्ली अगर मर गई तो उसको खाने के लिए कितना जीवाणु होगा उसको अपघटित करने के लिए, लाखों करोड़ों में होगा तब ना अपघटित हो पाएगा। इसका मतलब उसकी संख्या क्या होगी? पृथ्वी पे सबसे अधिक होगी। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का हस्तांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव तक जो भोजन पहुंचता है, एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार से निर्भर है, तो यही श्रृंखला जो कहलाता है, क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर क्या होता है? मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है, खाद्य जाल का निर्माण करती है। अब देखिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, देख लीजिए, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, उत्पादक किसको कहेंगे? देखिए, हरे पेड़ पौधा जो भी है, हरे पेड़ पौधा, ये सारे क्या कहलाएगा? ये सारे उत्पादक होगा। हरे पेड़ पौधा जो भी होगा, ये सारे क्या होगा? उत्पादक होगा। याद रखिए, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो, दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधा से भोजन नहीं प्राप्त करे, खुद प्राप्त करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे। ऐसा जितना भी हरा पेड़ पौधा होता है, ये सारे क्या होगा? उत्पादक होगा। उपभोक्ता किसको बोलेंगे? उपभोक्ता जो उत्पादक का प्रयोग करके अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करे, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग उपभोक्ता बोलेंगे। लेकिन उपभोक्ता को हम लोग ना कुल मिलाकर के 4 श्रेणी में बांटे हैं। कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में बांटे हैं। 4 श्रेणी में देखिए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, दूसरा क्या है? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। अब देखिए, ये कौन सा एग्जाम्पल में आप बता देते हैं। और तीसरा नंबर में देखिए, पहला था उत्पादक, दूसरा क्या है? उपभोक्ता, और तीसरा क्या है? अपघटक। देखिए, उत्पादक का प्रयोग करके, उत्पादक मतलब पेड़ पौधा का प्रयोग करके जो उपभोक्ता होगा, ये अपना भोजन प्राप्त करेगा। और उपभोक्ता का प्रयोग करके, मान लीजिए कि मनुष्य पेड़ पौधा को खाया, पेड़ पौधा का जो फसल होता है उसको खाया, मनुष्य मरा, उसको अगर दफना दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो फिर उसको अपघटित कौन करेगा? अपघटनकर्ता करेगा। इसका मतलब हम लोग भोजन प्राप्त किए किससे? उत्पादक से, उपभोक्ता, और उपभोक्ता से प्राप्त कौन करेगा भोजन? अपघटक जो होगा वो प्राप्त करेगा, इस तरह से। लेकिन उपभोक्ता जो होता है ना, वो 4 जो है सो प्रकार का होता है, 4 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे देखिए, उत्पादक की बात की तो क्या हो गया? हरा पेड़ पौधा। अब देखिए, कीड़ा मकोड़ा। अब देखिए, कीड़ा मकोड़ा आपको पता है कि जो पेड़ पौधा में साग कभी तोड़ते होंगे, देखिएगा हरा कीड़ा होता है, जो क्या कहते हैं, साग का जो पत्ता होता है ना, उसको चाट करके वो खाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कीड़ा है वो किसको खा रहा है? हरे पेड़ पौधा का। तो ये कहलाएगा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। अब बताइए, कीड़ा मकोड़ा को कौन खा जाता है? मेढक खा जाता है। ये हो गया सेकेंड श्रेणी का हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। इसको बोलेंगे तृतीय श्रेणी, ठीक है। और सांप को कौन खा जाता है? बगुला, सारस, ये सब खा जाता है। तो ये हो गया उच्च मांसाहारी। क्या हो गया? ये उच्च मांसाहारी। ऐसा नहीं बात है। तो इस तरह से हम लोग बांट करके रखेंगे। कई बार पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन जो है सो प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, एग्जाम्पल के रूप में। तो आप ये लॉजिक लगा के रखिएगा कि अगर पेड़ पौधा को खाया तो वो उत्पादक होगा, पेड़ पौधा को जो सीधा खाया वो प्रथम श्रेणी का, उसको जो खाया वो द्वितीय श्रेणी का, उसको जो खाया तृतीय श्रेणी का, और फिर जो हो गया सबसे लास्ट में तो उच्च मांसाहारी हो गया। चलिए साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फिर साउंड आएगा। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, बताइए अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? ल्यूसीन हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसीन। आवश्यक एमिनो एसिड, आपको पता है कि एमिनो एसिड की संख्या मनुष्य में कितनी होती है?
20 होती है। एमिनो एसिड की संख्या मनुष्य में 20 होती है। अब हमारे शरीर में कौन सा क्योंकि एमिनो एसिड का अलग अलग प्रकार होता है। अभी जस्ट पूछा कि एमिनो एसिड कौन सा आता है, ल्यूसीन, ये पूछा ना, ल्यूसीन। आपको ये नहीं पूछा कि मनुष्य में कितना जो है सो एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड 20 होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है मनुष्य में, लेकिन एमिनो एसिड कई प्रकार के होते हैं। तो कुछ मनुष्य के लिए आवश्यक होता है और कुछ मनुष्य के लिए अनावश्यक होता है, जिसकी ज़रूरत मनुष्य को नहीं है। तो हम लोग ये क्या पूछा कि कौन आवश्यक क्या था, हम लोग जो आवश्यक है उसको एक तरफ कर दिए, जो आवश्यक नहीं है उसको एक तरफ कर दिए। चलिए साहब, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रमुख अनिवार्य एवं अनिवार्य एमिनो एसिड। देखिए अनिवार्य जो जरूरत नहीं है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एलेनिन ये आवश्यक नहीं है, एस्पेरेजिन ये भी आवश्यक नहीं है, एस्परालेट होगा, एस्परालेट ये भी आवश्यक नहीं है, सिस्टीन ये भी आवश्यक नहीं है, और ग्लूटामिन ये भी आवश्यक नहीं है साहब। ठीक है, ये सारे एमिनो अम्ल आवश्यक नहीं है। अब देखिए अनिवार्य वाला में देख लीजिए, आर्जिनिन ये आवश्यक है, आइसोल्यूसिन, देखिए आइसोल्यूसिन ये आवश्यक है, लाइसिन ये आवश्यक है, हिस्टिडीन ये भी आवश्यक है, और ल्यूसिन ये भी आवश्यक है। तो आप याद रखिएगा, देखिए इसमें 5 गो आवश्यक, तो सीन जकरा में लगा रहेगा, देख रहे हैं 3 गो, तो ऐसे याद रखिएगा सीन डीन नीन, सीन डीन नीन, क्या याद रखेंगे, सीन डीन नीन। तो ये सा क्या हुआ, नीन इधरो है, एगो है, तो एगो तो ऐसे भी याद रख सकते हैं किसी तरह, लेकिन ये 3 देखिए सीन जो है ना, मोटा मोटी 3 चीज़ आपको याद रख लीजिए, सीन डीन याद रख लीजिए, ठीक है, नीन एक ऑर्जिनिन इसको याद रख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से देख लीजिएगा साहब। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, फिर ये देखिए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, तो 10 इधर 10 इधर कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए इसमें भी सीन है, गड़बड़ा दिया। चलिए प्रोलिन ग्लाइसिन सेरिन, तो ऐसा करते हैं हम लोग, जो 10 को है जरूरी उसको याद कर लेते हैं, बाकी 10 को छोड़ देंगे, कहानी खत्म। चलिए ग्लूटामेट टायरोसिन ये सारे क्या है, अनावश्यक है, लेकिन मिथियोनिन ये क्या है, आवश्यक है, थ्रियोनिन ये आवश्यक है, फिनाइल एलिनिन ये आवश्यक है, और ट्रिप्टोफैन ये सारे, और वेलिन। तो इसका मतलब 20 हो गया ना, 20 एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड में 10 एमिनो एसिड हमको ज़रूरत है और 10 एमिनो एसिड की आवश्यकता नहीं है। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, IgE, लॉक कर देना। चलिए IgE, ठीक है साहब, IgE। अब देखिए एलर्जन क्या होता है, एलर्जन क्या होता है बताइए। एलर्जी सुने हैं ना, कि आप अगर धूप में निकलते हैं तो आपको रेसिस हो जाता है, क्या कहते हैं, लाल जैसा जो है सो धब्बा जैसा गोल गोल चत्ता निकल आता है, ये एलर्जी हुआ। आप कहीं डस्ट उठ झाड़ रहे हैं, रूम झरा रहा है तो आपको छींक आने लगता है, ये सारे क्या है, एलर्जी है। कोई दवाई अगर आप खा लिए तो रिएक्शन कर गया, वो भी क्या है, एक तरह का एलर्जी है। तो हमारे शरीर में एलर्जी जो होता है ना, ये इंगित करता है कि कोई ना कोई दूसरा जो है सो जीवाणु या कोई ना कोई दूसरा एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या हो गया है, प्रवेश कर गया है। ये चीज़ें वो इंगित करता है एलर्जी, समझ रहे हैं। तो अब देखिए ये सारे जो IgE पढ़े, IgM क्या है, ये सारे क्या इंगित करता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग पहले समझेंगे। देखिए अब देखिए IgE जो भी पढ़ रहे हैं, IgE IgM जो पढ़ रहे हैं, होता क्या है ये, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले जो सवाल जो आपको दिया हुआ था एलर्जन के बारे में, उसको थोड़ा सा एक लाइन देख लीजिए कि एलर्जन क्या है। देखिए आपको बताया कि जितना भी शरीर में अगर दूसरा कोई एंटीबॉडी प्रवेश कर गया, सॉरी एंटीबॉडी प्रवेश कर गया, तो होता क्या है कि आपका शरीर जो होता है ना, उसको रहने नहीं देगा। अगर आपके शरीर में
कोई दूसरा एंटीजन या एंटीबॉडी, कोई जीवाणु आपके अंदर प्रवेश कर गया, तो आपका शरीर जो होता है ना, आपके अंदर जो एंटीबॉडी होती है जो प्रतिरक्षा को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, वो उसके खिलाफ रिएक्शन करता है, मतलब उसे लड़ना शुरू करता है, और जिसके कारण आपको क्या फील होता है, एलर्जी फील होता है, सर्दी हो जाता है, कभी लाल चित्ता आ जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें राजेश उसको पहले लगा लीजिए। अब चलिए देखिए, एलर्जन के प्रति प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा क्या है, आईजीई है, ठीक है। मतलब एलर्जी अगर आपको होता है ना, तो उसके लिए प्रतिरक्षा करने वाला कौन सा होता है, आईजी होता है। सबसे अधिक यही एलर्जी से क्या करता है, बचाता है। एलर्जी प्रतिरक्षण का एक महत्वपूर्ण क्या है, पार्श्व प्रभाव, क्या साइड इफेक्ट होता है। मतलब एलर्जी प्रतिरक्षण क्या होता है, एक साइड इफेक्ट होता है, पार्श्व प्रभाव जिसको बोलते हैं, साइड इफेक्ट। जैसे कि आप कोई दवा खाए, होता है ना कि रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन कर गया, होता है ना, तो वो भी एलर्जी का ही रूप है, साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं दवाई खाएंगे तो साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट मतलब क्या, एलर्जी या इसका कोई दूसरा प्रभाव, यही बोलते हैं ना। चलिए साहब, हाँ हम लोग इंग्लिश बोल देते हैं लेकिन पार्श्व प्रभाव नहीं जानते। चलिए, सभी उत्तकों में प्रदाह, यानी प्रदाह का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूरा शरीर क्या हो जाता है, फूल सकता है, या त्वचा पर डेन उभर आते हैं, इसे क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। चाहे आपका त्वचा, कभी कभी देखिएगा कि पूरा जो है ना, कभी कभी एलर्जी ऐसा होगा कि चकता निकल आएगा, या फिर क्या होता है कि हाथ ही फूल जाता है, पैर ही फूल जाता है, ये भी क्या है, एलर्जी का ही रूप है, समझ रहे हैं। तो उत्तक में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर फूल जाता है, चाहे त्वचा पर डेन आ जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं चकता, बोलते हैं ना, पितुंगिया जिसको बोलते हैं, पितुंगिया उछल गया है कि नहीं, हाँ तो वही उछल गया, समझ रहे हैं। कौन चीज लगाता है, सिंदूर लगा लेता, ठीक हो जाता है। ये भी हाँ, ये भी खाता, डेक्सोना खाता। गांव का जुगाड़ बता रहा कि सिंदूर घस लेता, हनुमान जी बना देता ओकरा। सही बात, हाँ सही बात तो बोल रहा है। गांव घर में पहला, हाँ गांव घर में ऐसा होता है। हाँ हाँ, चलिए, एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करेगा उसको क्या बोलेंगे, एलर्जन बोलेंगे। अब देखिए साहब, एलर्जी से आप ध्यान करिए कि तीसरा सवाल है, एक पौधा वाला पूछा था कि कौन पौधा एलर्जी पैदा करता है, देख रहे हैं ना। तो एलर्जी चैप्टर जो है, देख रहे हैं ना, एलर्जी जो टॉपिक है किस तरह से ये सवाल क्रिएट कर रहा है, ध्यान में रखिए सारे चीज़ों को। यदि एलर्जी के बाद बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण, सक्रिय प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी कहलाता है। मतलब एलर्जी के बाद बढ़ा हुआ जो प्रतिरक्षण होता है ना, वो प्रतिरक्षण आपका क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। मतलब अगर आपको एलर्जी होता है और एलर्जी को अगर प्रतिरक्षा कर लेता है आपका बॉडी, तो वो क्या कहलाता है, आपका इम्यूनिटी कहलाता है। और इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए आईजीएम जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये होता क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना। अब ये होता क्या है समझिएगा, यह एक प्रकार का कारक है जो बॉडी में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यह ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना हुआ कारक होता है, पदार्थ होता है, जो क्या करता है, एलर्जी के प्रति यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा ना, ये प्रोटीन ग्लोबुलिन, तो आपका एनर्जी सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत नहीं हो पाएगा। आप देखिएगा कि कोरोना के टाइम में बोल रहा था कि अदरक की चाय, तुलसी का चाय पिए, आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, मजबूत होगा। उससे क्या होता है कि इस प्रोटीन का निर्माण क्या होता है, अधिक होने लगता है, ऐसा समझ बात है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। अब देखिए साहब, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसे गामा ग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार जो होता है ना, गामा शेप में होता है। इसका आकार जो होता है ना, किसका आकार, आईजी का नहीं साहब, ये है ना, ये ग्लोबुलिन जो होता है ना, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गामा ग्लोबुलिन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन जो होता है ना, गामा ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, इसका जो शेप होता है गामा इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका आकार जो होता है ना, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है साहब। इसीलिए करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं, ठीक है। यह कितने प्रकार का होता है, यह 5 प्रकार का होता है। यह कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला देखिएगा IgG, क्या होता है, IgG, देखिए याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर GA, देखिए शुरू वाला सबका ठीक एक ही है, GAMD, गेम्ड याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, गेम्ड, GAMD, गेम्ड, ठीक है। क्या याद रखेंगे, गेम्ड है ना, 4 गो हुआ, 1 मिनट, हाँ GAMED, हाँ
GAMED, गेम्ड हो गया ना, गेम्ड। तो गेम्ड याद रखिएगा, ठीक है, GAMED, गेम्ड, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जी क्या करता है, IgG, यह सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, यह 80% मौजूद होता है। ये जो आपको बताए हैं गामा ग्लोबुलिन, ठीक है ना, तो इसमें जो होता है ये 80% होता है। कौन, IgG। इसका काम क्या होता है कि ये माता से शिशु में प्लेसेंटा के द्वारा प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण शिशु में प्राकृतिक रूप से इम्यूनी सिस्टम क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जब भी भोजन प्राप्त होता है या बच्चा जब भी माँ के गर्भ में होता है ना, तो उस समय उसको भोजन भी जो मिलता है ना वो प्लेसेंटा से मिलता है, प्लेसेंटा से ही मिलता है। और इसके अलावा वो अपना अवशिष्ट भी जो छोड़ता है ना बच्चा, वो प्लेसेंटा के द्वारा ही बाहर करता है। ऐसा नहीं बात है, क्योंकि उसका पूरा जो है सो शरीर विकसित नहीं होता, हर अंग विकसित नहीं होता उस समय, तो वो भोजन भी प्राप्त करता है तो माँ के प्लेसेंटा से ही करता है। तो जो भी चीज़ें इसको प्राप्त होगा वो प्लेसेंटा से ही होगा। तो प्लेसेंटा के द्वारा क्या करता है, IgG, या स्पेशली उस समय IgG क्या करेगा, ये प्रवेश कर जाता है प्लेसेंटा के द्वारा माँ से ना बच्चा में, और बच्चा का इम्यून सिस्टम क्या करता है, मजबूत करने का काम करता है। नहीं तो हो सकता है कि इन्फेक्शन या एलर्जी और भी चीज़ें बच्चा को क्या हो जाए, पेट के अंदर हो जाए। लेकिन यही चीज़ होता है कि किसी किसी बच्चा को ये नहीं मिल पाता है IgG, तो देखिएगा कि गर्भ से निकलते के साथ ही कई तरह की बीमारियां उसको निकल करके आती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसका मजबूत नहीं हो पाता बच्चा का, ऐसा में। और वो खास करके उस समय होता है जब माताओं को गर्भ के समय में एक पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, तो IgG का निर्माण क्या जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वो बच्चा में नहीं जा पाता प्राकृतिक रूप से, और फिर बच्चा का इम्यून सिस्टम क्या जाता है, बिगड़ जाता है ऐसा में। तो बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए पहले माँ को स्वस्थ रखना आवश्यक होता है। चलिए साहब, यह शरीर के तरल पदार्थों की क्या करता है, रक्षा करता है, यह शरीर के तरल पदार्थों की रक्षा करता है। उसके बाद चलाइए IgA, यह लार, ब्रेस्ट मिल्क एवं आंसू में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये लार में उपस्थित होता है, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें उपस्थित रहता है, और आंसू में उपस्थित होता है। कौन, IgA। यह एंटीजन को कोशिकाओं में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। मतलब कोई बाहरी, अगर हमारे शरीर में कोई बाहरी एंटीजन, कोई बाहरी जीवाणु, बैक्टीरिया, कोई भी हमारे शरीर में लार के द्वारा हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है, चाहे तो सांस के द्वारा, चाहे तो मुंह के द्वारा, इस तरह से, या आंख के द्वारा, इसी तरह से ना प्रवेश कर सकता है। तो ये देखिए अच्छा, बच्चा में किस तरह से, ब्रेस्ट मिल्क से प्रवेश कर सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर होगा तो बच्चा में प्रवेश कर सकता है। तो ये लार में देखिए पाया जाएगा। तो लार में जो ही अगर कोई दूसरा बाहरी बैक्टीरिया, जीवाणु जो हानिकारक हो, अगर मुंह के द्वारा प्रवेश करेगा तो उसको क्या करता है, वहीं पर रोक देता है, ऐसा नहीं बात है, वहीं पर उसको मार देता है। उसके बाद आंसू में, क्योंकि आंख के द्वारा भी प्रवेश कर सकता है, तो आंसू में भी पाया जाता है। जो ही आंख में प्रवेश किया तो वहीं पर क्या करेगा, IgA उसको मार देगा, फिर शरीर में उसको जाने से रोक देगा। तो इस तरह से ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ऐसा नहीं बात है। इम्यून सिस्टम का मतलब ही हुआ कि हमारे बॉडी में जाने वाला हानिकारक जितना भी बैक्टीरिया है या जितना भी सूक्ष्म जीव है, सारे चीज़ों को रोक करके वहाँ पे मार देना या उसको बाहर करना ही क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम होता है, ये होता है ना। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा सबसे अधिक IgA जो पाया जाता है कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। कोलेस्ट्रम किसको कहते हैं बताइए, माँ का जो जिस समय क्या कहते हैं बेबी बॉर्न होता है, तो उस समय माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ऐसा नहीं में, माँ का पहला जो गाढ़ा पीला दूध होता है स्टार्टिंग का, वो जो कहलाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलेस्ट्रम कहेंगे। ठीक है साहब, अभी हाल फिलहाल में पूछा भी गया था 12th में, 12th का जो एग्जाम होता है ना, ऑब्जेक्टिव में सवाल आया था। ठीक है साहब, कि जो है सो माँ का जो गाढ़ा पीला, गृह विज्ञान में आया था, गृह विज्ञान होता है ना, उसमें आया था ये सब्जेक्ट, क्या कहते हैं ये सवाल, कि माँ का जो गाढ़ा पीला दूध फर्स्ट टाइम में जो होता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। ऐसा में, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए साहब, उसके बाद देखिए ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट। अब चलाइए किसमें, IgM, किसमें, IgM, यह सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन है। देखिए सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी का मतलब समझ रहे हैं, ये आकार में बड़ी है। और ये देखिए इसमें क्या बताए थे कि सबसे अधिक उपस्थित होता है, किसके बारे में बोले, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा दो ना IgG, और सबसे बड़ी जो होती है इसका जो आकार जो बड़ा होता है वो होता है कौन सा, IgM का। और ये क्या करता है, रक्त की रक्षा करता है। ये क्या करता है, रक्त का मतलब आपका रक्त जो है ना, ब्लड जो है इन्फेक्टेड ना हो, इसको ये क्या करता है, रक्षा करता है। उसके बाद IgE के बारे में तो आपको ऊपर लिख ही दिए थे, IgD,
IgD यह बीटा लिम्फोसाइट के सतह पर क्या होता है, उपस्थित रहता है। बीटा लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में पता ही है, बताइए। तो बीटा लिम्फोसाइट पर, और आपको पता है कि ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। तो ये इसके सतहों पर आता है, लिम्फोसाइट के सतह पे होता है, और उसको ना दूसरे बैक्टीरिया के साथ लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है। समझ में, लड़ता कौन है, WBC पता है ना, और उसके सतह पर कौन सी होता है, लिम्फोसाइट ही होता है ना WBC, और उसके सतह पर ये होता है कौन, IgD, ताकि उसको क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, इसीलिए करके उसके सतह पर क्या होता है, ये उपस्थित होता है। ऐसा बात है। तो ये सारे जितना आप पढ़े हैं कि गेम्ड जो भी पढ़े, ये सारे क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ऐसा बात है। चलिए साहब, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए बताइए, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया का राइबोसोमस क्रमशः है। बताइए, राइबोसोम्स है, क्या हो जाएगा, 80 70 70, लॉक कर दें, 80 70 70। चलिए साहब ठीक है, देख लेते हैं। चलिए 80 70 70, चलिए S 80 70 70 S। देखिए इसका मतलब समझ में आया, 80 ये अवसादन गुणांक है। S क्या हो गया, S क्या हो गया, अवसादन। एक दिन बताए थे ना इसके बारे में। और ये बताता, हाँ, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, सही बात है। इसमें ये बताए थे कि कौन जो है सो कितना भारी है, इसके बारे में बताया। और इसका जो है कौन कितना भारी है, इसका जो माप होता है, जैसे कि हम चावल दाल मापते हैं तो इसको केजी में मापते हैं। तो इसको हम जो मापते हैं ना, उसको S में मापते हैं, अवसादन गुणांक में मापते हैं कि कौन कितना भारी है। चलिए साहब, चलाइए हम लोग चलाते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात आई तो माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज 1886 में कौन किया था, अल्टमेंट ने किया था, तथा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया, वेंडा दिया। ये बातें पहले भी बताए हैं। चलिए, ये कोशिका का क्या है, श्वसन स्थल है। उसके बाद देखिए, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण इसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागिरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। यही सवाल आया था उसमें, किसमें दोहरी झिल्ली है, किसमें कड़ी झिल्ली है, वहीं पर शायद ये बताए थे हम। चलिए पूरा बताए हुए ना। तो इस देखिए, इसमें चाहते तो हम लिख देते कि सवाल नंबर इतना, समझ रहे हैं ना। तो इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसमें क्या होता है, मैट्रिक्स कहते हैं। आप देखिए 10 सवाल लिए, 10 सवाल में कम से कम 4 सवाल तो आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है। चलिए अगला देखिए, राइबोसोम्स। इसका खोज कौन किया है, इसका खोज पादप कोशिकाओं में रॉबिन्स एवं ब्राउन किया, तथा जंतु कोशिकाओं में कौन किया, पैलेट किया। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से क्या होता है, बना हुआ होता है। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, प्रोटीन का उत्पादन क्या होता है, राइबोसोम में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये सारे बातें हुआ है। यह क्या होती है, झिल्ली विहीन होती है, यह झिल्ली विहीन होती है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह अंतःप्रद्रवी जालिका एवं कोशिका द्रव में पाई जाती है। ठीक है साहब। यूकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, 80S का होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, 70S का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है साहब। जिसमें S बताए थे कि क्या है, अवसादन गुणांक है, जो घनत्व एवं आकार को क्या करता है, व्यक्त करता है। इसे कौन दिया था, स्वेट्स वर्ष ने प्रतिपादित किया था, इसीलिए करके इसी के नाम से हम लोग S लिखते हैं। ऐसा नहीं बात है, ये सारे बातें हम लोग सब गीत गाए हुए हैं। चलिए, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव जीव द्रव का क्या है, हिस्सा है। कोशिका द्रव जो है यह जीव द्रव का हिस्सा, क्योंकि कोशिका में देखिए, कोशिका द्रव किसको कहें, कोशिका में पाए जाने वाले जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। हिस्सा होता है जो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित होता है। कोशिका द्रव जो होता है किसके किसके बीच होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। केंद्रक हो गया और कोशिका झिल्ली हो गया, तो इसके बीच में भरा हुआ होता है। ठीक है साहब। जीव द्रव में ऑक्सीजन जो होता है ना, जीव द्रव जो होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 76%, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन कितना 10%, और नाइट्रोजन कितना 2.5% होता है साहब। किसमें, जीव द्रव में। जीव द्रव में इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब, देखिए, जीव द्रव कोशिका द्रव अलग हुआ। कोशिका द्रव की बात करेंगे तो केंद्रक द्रव और जीव द्रव दोनों मिलके बनता है आपका कोशिका द्रव। कोशिका, हाँ, जीव द्रव में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों रहता है। ऐसा नहीं बात है। चलिए अब देखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट, ये था ना ऑप्शन में, क्लोरोप्लास्ट, यह क्या है, हरा लवक होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरा लवक होता है, और ये जीवों में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधों में पाया जाता है। चलिए, पादप में पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, पर्णहरित, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं,
क्लोरोफिल ये पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है, क्योंकि क्लोरोफिल रहेगा पर्णहरित। हिंदी में सवाल ये है कि कटी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। मतलब जहाँ पर कट गया, कहीं पर कट गया हो या जल गया हो, तो ऐसे सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा स्टेफाइलोकोकई। ठीक है, ये सूक्ष्मजीव पनपता है और ये है बैक्टीरिया। क्या है ये, बैक्टीरिया है साहब। ये बैक्टीरिया है, जब कट उठ जाता है, कहीं पर जल जाता है, तो वहाँ की सतह पर जो बैक्टीरिया जन्म लेता है वो कौन सा है, स्टेफाइलोकोकई। ठीक है ना साहब, देख लेते हैं थोड़ा सा और भी इससे जुड़ा हुआ चीज़ें। इसका तो आंसर हो जाता, चलिए, स्टेफाइलोकोकई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का समूह होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये क्या करता है कि अपने आप को मतलब बैक्टीरिया जो होता है ना, ये जहाँ पनपता है वो बहुत तेज़ी से ही विकास करता है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। बेसिलस सेरस आपको दिया हुआ था ऑप्शन में, बेसिलस सेरस। बेसिलस सेरस फूड पॉइजनिंग आमतौर पर तला भुना चावल से जुड़ा होता है। मतलब जो तला हुआ भोजन होगा, भुना हुआ होगा, और इसके साथ साथ चावल जो जाता है ना, सरूड़ जिसको बोलते हैं बासी चावल हो गया, तो वैसे चावल में ये फूड पॉइजनिंग मतलब भोजन विषाक्त कर देता है। भोजन विषाक्त कर देता है, मतलब भोजन को जहरीला बना देता है। कौन सा बैक्टीरिया, बेसिलस सेरस। ठीक है ना, खाद्य विषाक्तता बी सेरेलस के कारण ही होता है, जिसके कारण अतिसार जैसे रोग होते हैं। जब इस तरह का फूड अगर आप खाते हैं, भोजन खाते हैं, विषाक्त जो हो जाता है, तो उससे आपको एक बीमारी हो जाती है। कौन सा है, अतिसार है। ठीक है, कौन सा, अतिसार है। अब देखिए कि क्योंकि क्या बोले, चावल की बात नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो खराब चावल होगा देखिएगा कि खराब भी हो जाता है, फिर भी लोग खा लेता है, वो हो गया। उसके बाद जो क्या कहते हैं, तला भुना हुआ चीज़ होता है जो खराब हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उससे क्या हो जाता है, अतिसार हो जाता है। अतिसार में क्या क्या होता है बताइए, अतिसार का लक्षण क्या है बताइए। हाँ, लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे, दस्त होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगा इसमें। चलिए अब देखिए, कुछ जीवाणु है उससे जुड़ा हुआ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये सवाल पूछा है तो हो सकता है कि कल के डेट में, क्योंकि जीवाणु से पूछा है तो और भी जीवाणु के बारे में पूछ सकता है, कौन सी बीमारी किस जीवाणु से होती है। कई बार ये भी पूछ देता है कि ये जो बीमारी होता है किस अंग को प्रभावित करता है, इस तरह से भी सवाल पूछता था। हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। टाइफाइड आपको पता है कि टाइफाइड ये किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, और ये किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। साल्मोनेला टाइफी के कारण ये टाइफाइड होता है। टाइफाइड में क्या होता है, बुखार आ जाता है, सर में दर्द होता है, पूरा बॉडी में दर्द होता है। ठीक है साहब, ये सारे चीज़ें टाइफाइड में होता है। जब टाइफाइड हो जाता है तो एक टेस्ट हम करते हैं टाइफाइड के लिए। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट करते हैं। और इसमें बुखार जो होता है ना, इवनिंग में बहुत अधिक बुखार आता है, इवनिंग में, शाम में बुखार थोड़ा तेज आता है, तो इसके लिए हम टेस्ट भी करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे, किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद देखिए गोनेरिया जो होता है ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये किस जीवाणु के कारण होता है, नीसेरिया के कारण होता है, और ये मैक्सिमम महिलाओं में होता है ये। हाँ, एसटीडी होता है, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या हुआ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है ना, तो ये किसको प्रभावित करता है, मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। ठीक है, अनैतिक रूप से यौन संबंध के कारण भी इस तरह का बीमारी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ अगर स्वच्छता पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उस पर भी, उसके कारण भी आपको बीमारी हो जाता है। ठीक है साहब, इसमें होता क्या है गोनेरिया में कि जिस तरह से धात होता है ना, धात उस तरह से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। टॉयलेट के समय जलन होना, मूत्र मार्ग में जलन होना शुरू हो जाएगा, बार बार यूरिन आएगा, बार बार मतलब पेशाब लगेगा, इस तरह की चीज़ें इसमें हो जाता है गोनेरिया में, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निमोनिया किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है साहब, डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है।
किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। और बीमारी कौन सा होता है? निमोनिया। टिटनेस, टिटनेस इसको हिंदी में बोलते हैं धनुषाकार, ये बोलते हैं ना, धनुषा टंकार, ठीक है, इस तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं टिटनेस। जब आप देखते हैं कि जो कोई लोहा वाला कोई वस्तु है वो गड़ उड़ गया, कट फट गया, तो उस समय हम लोग टेटनस का सुई लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके कारण हो जाता है कौन सा बीमारी? टिटनेस हो जाता है। ये किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और किसके कारण ये होता है? तो देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनेस होता है। ठीक है सब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये श्वास नली को प्रभावित करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। और किसके कारण होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण। किसके कारण होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। फिर देखिए सिफिलिस। सिफिलिस ये शिश्न को यानी पेनिस को प्रभावित करता है। ठीक है, स्पेशली पुरुष में ये होता है। और ये किसके कारण होता है? ट्रेपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। ठीक है साहब, सिफिलिस। उसके बाद देखिए काली खांसी। काली खांसी किसको प्रभावित करेगा? श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, श्वसन तंत्र को। और ये किसके कारण होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस। किसके कारण होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद है प्लेग। प्लेग में क्या होता है कि शरीर पर गिल्टियाँ निकल आती है, जगह जगह क्या हो जाता है? शरीर पे गिल्टियाँ निकल आएगी। और ये किसके कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। किसके कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। फिर क्षय रोग जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी, ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। और ये किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम के कारण। उसके बाद है हैजा। हैजा किसको प्रभावित करेगा? आंत को प्रभावित करता है। और ये किसके कारण होता है? विब्रियो कॉलेडी के कारण होता है साहब। इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कोढ़। कोढ़ जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, कोढ़ या कुष्ठ रोग, इसी को बोलते हैं पांडु रोग। पांडु रोग बोलते हैं ना। ये किसको प्रभावित करता है? हाँ, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और ये किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जल्दी से ख़त्म कर देते हैं इसको। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए एक तरह से एनसीईआरटी का जो होता है ना, प्रैक्टिकली जो दिया होता है बॉक्स बना के प्रयोग, वहाँ से सवाल उठा कर देखिए एनसीईआरटी से डाला है। ठीक है साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा, मंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च या मंड। ठीक है ना साहब, ये आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए देखिए, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल क्या हो जाता है? नीला काला हो जाता है। और यह इंगित करता है कि स्टार्च यानी मंड चावल के पानी में उपस्थित है। ये चीज़ इंगित करता है। जब आयोडीन की घोल की कुछ बूंदों चावल के पानी में जब मिलाते हैं हम लोग तो नीला काला हो जाता है पानी, तो इससे पता चलता है कि चावल में क्या है? स्टार्च है, मंड है। आयोडीन घोल पोटेशियम आयोडाइड के जलीय घोल में शामिल आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करके कैसा बना रहता है? बैंगनी काले रंग का उत्पादन कर देता है। जब हम डालेंगे ना आयोडीन का घोल तो पोटेशियम आयोडाइड के जलीय घोल से क्या कर लेता है? वो रिएक्शन कर लेता है और आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद रंग कैसा हो जाता है? ये बैंगनी और काले रंग का हो जाता है। ठीक है साहब, ये चीज़ें था। बस 2 ही सवाल था बायोलॉजी का बचा हुआ। चलिए रहने दीजिए इसको बायोलॉजी को। चलिए अब देखिए तो थोड़ा सा हुआ है मर्दी